रात के बज रहे हैं 2 और आपका मैं स्वागत करता हूँ हिंदी सारथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की तारीख है 3 फरवरी 2026। आज हम लोग आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कुछ पीवाईक्यू प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ना तो मैं आपका टीचर हूँ, ना आप मेरे स्टूडेंट हैं। हम दोनों लोग मिलके, मतलब मैं और आप जो भी वीडियो को देख रहा है, हमने आने वाली आगामी परीक्षाओं को नजर में रखते हुए कुछ प्रश्नों को यूं ही देख लेंगे। ठीक है, बाकी मैं इस वीडियो की शुरुआत अपने पसंदीदा कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि सच्चाई विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं। और दिनकर जी लिखते हैं आगे, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इसी पत्थर और पानी के संबंध को अनावृत इस मानव के युग में भी जारी रखने के लिए आइए देखते हैं आधुनिक काल के कुछ प्रश्नों को देखना भी किसी पत्थर और पानी के युद्ध के से कम नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो शुरू होता है भारतेंदु जी के रचनाओं से, जिसमें ब्रज भाषा की रचनाएं ज्यादा थी और उसके बाद धीरे धीरे हिंदी खड़ी बोली की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। बहुत कम प्रश्न है, 50 के करीब प्रश्न है। उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपको आते हैं और रिपीट हुए हैं। मैंने इसको एक बार कर रखा है और दूसरी बार आपके लिए वीडियो बनाते हुए मैं कर लूंगा, इसमें मेरा भी फायदा है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? और एक बात मैं पहले बता देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा प्रश्न और उत्तर पढ़ने का, और उसके साथ में जहां भी मुझे लगेगा कि ये व्याख्या इंपॉर्टेंट हो सकती है उस व्याख्या को मैं कंटिन्यू आपके लिए कर दूंगा। आपके लिए कहने का मेरा हमेशा से तात्पर्य होगा कि मैं खुद के लिए भी करूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पायस पयोनिधि, दूसरा ऑप्शन है वर्षा विनोद, तीसरा ऑप्शन है गीत गोविंदम, चौथा ऑप्शन है वेणु गीत। तो इसका सही उत्तर है पायस पयोनिधि, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ये गोविंद वल्लभ भाई की रचना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो हम सब जानते हैं कि जो भारतेंदु युग था, उस युग की सबसे प्रमुख काव्य, अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो वो थी स्वदेश प्रेम। ऐसा क्यों था? क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसका जो पूरा एक पृष्ठभूमि थी इन्हीं परिस्थितियों में तैयार हो रही थी। भारत का जो राजनीतिक समावेश था और जो उसका सामाजिक समावेश था, दोनों के समीकरण एक ही तरफ घूम रहे थे, जिसमें जन चेतना स्वदेश प्रेम और विदेशी ताकतों से परेशान थी। तो इसका सही उत्तर है स्वदेश प्रेम की ओर, जिसमें हम पंक्तियां एक देख सकते हैं भारतेंदु के प्रमुख बहुत फेमस नाटक से ली गई हैं, जो रोवं सब मिली आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी जाए। ये पंक्तियां बार बार एग्जाम में भी पूछती है और ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं उस वक्त के भारत की दशा को दर्शाने के लिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? पहला ऑप्शन है आषाढ़ महामात्य, दूसरा ऑप्शन है अपवर्ग पंचक, तीसरा ऑप्शन है भक्ति सर्वस्व और चौथा ऑप्शन है हिंदी भाषा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आषाढ़ महामात्य, ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं अपवर्ग, भक्ति और हिंदी भाषा, ये तीनों भारतेंदु जी की रचनाएं हैं, जिसमें से हिंदी भाषा भारतेंदु जी का निबंध संग्रह है जो 1890 में आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1890। ठीक है, इस व्याख्या में हम देख लेते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म जो है 9 सितंबर 1850 को हुआ था और इनकी मृत्यु महज 35 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हो गई। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आंखों की किरकिरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति
तो अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं लिखी गईं। तीसरा ऑप्शन है, इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गईं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इस युग में ब्रज भाषा की प्रधानता देखने को मिलती है। तो जो इसका ऑप्शन डी है वो सही है, मतलब गलत है, ऐसा नहीं था, और बाकी तीनों ऑप्शन सही थे। तो हम एक बार जल्दी से नजर दौड़ा लेते हैं भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं पर। तो इसमें पहला था राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, दूसरा था हास्य व्यंग्य, तीसरा था अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, चौथा था विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य अनुवाद की परंपरा, प्राकृतिक चित्रण, प्रकृति का जो चित्रण था वो भी हमें देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फाहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा और वह निजी भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? तो यह प्रश्न बहुत ही आसान हो गया आपके लिए भी और सबके लिए, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया है। तो ये है भारतेंदु जी के बारे में, लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है कि भारतेंदु जी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और ये उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में कही गई है। प्रश्न नंबर 13 है, भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, रीत काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन की व्यापकता एवं विविधता आई। पहला ऑप्शन सही दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि रीत काल में तो बस श्रृंगार वर्णन ही चल रहा था, चाटुकारिता का चरम सीमा था। बट हम देखते हैं कि जब भारतेंदु युग आता है तो इसको हम इसीलिए कहते हैं कि भारतीय साहित्य या फिर भारतीय जनमानस का जो पुनर्जागरण का काल था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नई चेतनाओं का उदय होता है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना, फिर मानवतावाद, फिर स्वदेश प्रेम और प्रकृति के प्रति चित्रण, ये सारी चीजें उभर के आती हैं। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं बी, इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। सही बात। आपको भारतेंदु के बहुत सारी किताबों में, भारतेंदु की मतलब किताबों में, नाटकों में, कहानियों कह रहा हूँ मैं, निबंधों में ये सारी विधाएं, सारी प्रवृत्तियां मिल जाएंगी। और चौथा ऑप्शन है, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो जो ऑप्शन डी है ये सही नहीं है। इसका थोड़ा सा हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से अटपटे जो ऑप्शंस आते हैं ना, इसको पढ़ना चाहता है, मैंने जो मौन रखा ना इसीलिए रखा था। चलिए पढ़ते हैं क्या है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस समय भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया था। तो शांति और विकास की आशा में प्राय साहित्यकार राजभक्तिपरक साहित्य का भी सृजन कर रहे थे, जैसा कि हम भारतेंदु में देखते हैं। वो साथ साथ कहते हैं कि आपको सीखना भी चाहिए। टैगोर भी कहते हैं पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में से एक रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हमारा कौन सा है, 13 हो गया है। उसके बाद हमको चलना क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए, मतलब 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलना है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? पहला ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कुछ अन्य प्रमुख जो फेमस पंक्तियां आती रहती हैं व्याख्या में है, जैसे कि देख लेते हैं। कहाँ करुणानिधि के सौ सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए, और रोंग सब मिली, ये तो मैंने पहले बता दिया। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है,
पिया प्यारे तिहारे निहारे बिनु अखियां दुखियां नहीं मानत हैं। तो ये सारी इनकी प्रमुख पंक्तियां जो कि पेपरों में आती रहती हैं एग्जाम्स में। प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, दूसरा ऑप्शन है श्यामा लता और तीसरा ऑप्शन है श्यामा सरोजनी, चौथा ऑप्शन है प्रेम प्रलाप। तो सही है प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप किसका है? तो प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। शेष 3 रचनाएं जो हैं ये ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगीन कौन है? तो बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से जो बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन वो जो है ये भारतेंदु योगीन राइटरों में से एक हैं, बाकी और लोग जो हैं वो भारतेंदु योगीन नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रेमघन, चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो सही ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सॉरी सही ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, जो कि इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपको दिखेंगी कि जैसे भाव, नाक, ऐसे अजीबो गरीब जो हमारी कह सकते हैं ना कि टाइटल वाली है। तो शुक्ल जी का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार हैं घूरे का लत्ता, बीने और भाव बात, वृद्धा, मनोयोग। तो ये सारी हैं। अगला प्रश्न है घूरे का लत्ता, बीनो, कनातन का डोल बांधे शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो सही ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 19 8 मास बीतो जजमान अब तो करो दक्षिणादान। तो जैसे कि अगर आप इस वीडियो में आगे बढ़ चुके हो तो हमें लाइक कर सकते हैं और आपका मन करे तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी लाइक और सब्सक्राइब को अपने ज़माने में पाने के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी ने इन पंक्तियों का यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने कहा था 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। तो ये फेमस पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र का, जो अपनी पत्रिका ब्राह्मण के ना बिकने की वजह से उन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। तो सही ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, उसके बाद 21 पे चलते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं हिंदी का पुनर्जागरण, ठीक है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। और जागरण सुधार, पुनर्जागरण और जागरण सुधार में बस इतना सा अंतर है। पुनर्जागरण में लोगों ने जागे, फिर जागने के बाद उन्होंने अपने आप को आईने में देखा कि भैया मेरे में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को ठीक करना। जैसे कि आप अपने आईने में देखते हैं तो अपने बाल, फिर अपने हाव भाव, शरीर और कपड़ों को ठीक करते हैं, पर उससे पहले ज़्यादा जरूरी होता है आपका जागना। तो जागना मतलब भारतेंदु युग और सुधारना मतलब जो महान सुधारक थे भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो पूरा मंडल था द्विवेदी युग। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐसे याद कर सकते हैं। तो सही उत्तर है भारतेंदु युग। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। तो सही उत्तर है पुनर्जागरण काल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया और जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया। प्रश्न नंबर 23 है निज भाषा उन्नति आहे सब भाषा उन्नति के मूल किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये काव्य पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 लाश किस भाषा का शब्द है? तो जो लाश है वो तुर्की भाषा का शब्द है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द हैं कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि। प्रश्न नंबर 25 है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह बिहारी, राधा चरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर है पंडित अंबिका दत्त व्यास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित
अंबिका दत्त व्यास है। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि। जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी का अशी, रेहन का रघु आदि हैं। और बिहारी को तो हम सब जानते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारतेंद्र युग का एक नया नाम है। तो हम सब जानते हैं कि डंडा लेके खड़े रहते थे सबसे स्ट्रिक्ट मास्टर, वो जो प्राइमरी स्कूल में होते थे ना, 90 से 2002 के दशक तक क्या नाम था, जो भी हिंदी के टीचर होते थे, तो वही वाला काम था किनका, सॉरी हमने पूछा था, अच्छा इसमें पूछा था कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। सॉरी मैं द्विवेदी युग का बताने लगा था। तो भारतेंदु का पुनर्जागरण, द्विवेदी का जागरण सुधार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल नाम दिया है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग है। और फ्रांसीसी साहित्यकार इतिहासकार मीसेट ने सर्वप्रथम रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण नाम दिया था। जो रेनेसा हम दो पार्ट में देखते हैं, यूरोप और भारत के लिए हम पढ़ते हैं साहित्य में द्विवेदी युग से। और अगर थोड़ा और हम अगर रिलेट करते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा साहित्य को सीमाओं से परे लेके जाते हैं तो भक्ति काल के कबीर और इन लोगों को भी शामिल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 27, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो कुछ नाम है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास। तो सही उत्तर है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला है, तो भारतेंदु मंडली के कुछ राइटरों के नाम हम जान लेते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, गोविंद गिल्लभाई आदि। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल था। बालकृष्ण भट्ट, और तीसरा ऑप्शन है बद्री नारायण, चौथा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो बालकृष्ण शर्मा का संबंध द्विवेदी युग से भारतेंदु युग से नहीं है। रात में इतनी गलतियां चलती हैं, आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। तो इसका सीधा उत्तर हम देख लेते हैं कि जो हरिऔध जी हैं वो भारतेंदु युगीन नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हमने अपना आधा सफर कंप्लीट कर लिया है। खम ठोक ठेलता है जबनर पंक्तियों को याद करते हुए, और जब हम पूरा कर लेंगे तो इसके आगे की पंक्तियों को याद करेंगे। तो अभी के लिए प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेम मालिका, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सरोवर, तीसरा ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, चौथा ऑप्शन है प्रेम पुष्पौली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रेम पुष्पौली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, या प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। बाकी सारी भारतेंदु जी की है। प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं या रूप से जाने जाते हैं? तो हम सब जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है 32, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह पंक्ति किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, और चौथा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास। तो ये पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट जी की हैं। प्रश्न नंबर 33 यानी कि 33 की तरफ चलते हैं। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। निम्नलिखित पंक्तियां किसकी रचना में से, मतलब किसने रचित की है, किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का प्रमुख नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो आप सब बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी प्रताप नारायण मिश्र। ये सब तो हम लोगों को याद है। और प्रश्न नंबर 35 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। सही बात है। नवजागरण रेनेसा उन्होंने ही शुरू किया था हिंदी का। और ऑप्शन बी, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने पद्य को ब्रज भाषा में ज्यादा लिखा, बल्कि खड़ी बोली को उन्होंने बहुत कम यूज किया है। ऑप्शन डी है, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया था। तो सही बात है।
अब प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं हम। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु से नहीं है? तो ऑप्शन है राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। तो हम जानते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह भारतेंदु से संबंधित कवि नहीं है, फिर भी हम अन्य ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं और बद्री नारायण चौधरी हैं। प्रश्न नंबर 37 यानी कि 37 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न इस तरीके से है कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचना लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इन सभी साधनों के माध्यम से। तो ये सारे काम उन्होंने किए थे। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो आप सब ये बताएंगे कि किस नाम से लिखते थे। तो वो उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे उनकी कुछ। प्रश्न नंबर 39 की तरफ चलते हैं हम। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखा। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 40 है इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रेमचंद जी भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। प्रश्न नंबर 41 है भारतेंदु जी की कौन सी रचना पायर छंद में लिखी गई है? पायर छंद में कौन सी रचना लिखी गई है? तो ये है प्रात समीरन जो है इनकी, ये पायर छंद में है। और बंदर सभा पैरोडी शैली में है। वर्षा विनोद लावनी छंद में है। प्रश्न नंबर 42 में है जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रश्न नंबर 43 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? तो सबसे कम आयु भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रही। तो हम देख लेते हैं जरा इन लोगों का जन्म काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्मे थे, 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी 48 साल की कम आयु में। गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 से में हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु 47 वर्ष की अल्पायु में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 44 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों का अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो हम जानते हैं कि भारतेंदु युग के लेखक व्याकरण को कम ध्यान देते थे क्योंकि यह युग एक संक्रमण काल था जिसमें एक तो भाषा चेंज हो रही थी, दूसरे जो साहित्यिक और सामाजिक और जो राजनीतिक परिवेश थे सब कुछ बदल रहे थे। प्रश्न नंबर 45 है भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। और दशरथ विलाप नाम काव्य ग्रंथ की रचना भी भारतेंदु ने खड़ी बोली में की है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो हम सब जानते हैं कि श्रीधर पाठक जी भारतेंदु मंडल में नहीं थे। प्रश्न नंबर 47 है हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जानते हैं या अभिहित करते हैं? तो भारतेंदु युग के नाम से अभिहित करते हैं। प्रश्न नंबर 48 है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। यह पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है भारतेंदु युग के बारे में या भारतेंदु जी के बारे में। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषताएं हैं? समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की एक प्रमुख विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 50 है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न से पहला प्रश्न होने वाला है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को माना जाता है? फिर से हम बता दें कि प्रवर्तक, अग्रदूत, पितामह और कुछ भी अगर कहें आधुनिकता के जनक हिंदी में तो वो सब कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हमारा अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति है। तो ये रहा जो आधुनिक काल के पीवाईक्यू था और उसमें भी भारतेंदु युग के सारे पीवाईक्यू हमने कर लिए। फिर से हम खत्म करते हैं उन्हीं पंक्तियों पे जिससे हमने शुरुआत किया था कि कम ठोक ठेलता है जबनर पर्वत के जाते पाऊक, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। किसी ने कहा है कि अगर उम्र भर में अपने ख्याली भूतों से ना डरता तो क्या खुल के जीता तो क्या खुल के मरता। इसीलिए जब आपके पास ऑप्शन कम हो और
एक ही मौका हो तो जी जान से लगना चाहिए हमें, और कोशिश करनी चाहिए कि उस एक चीज़ को हम इतनी बेबाकी, इतनी बेशर्मी से प्राप्त कर लें जितनी बेबाकी, बेशर्मी हमारे अंदर कभी भी हो सकती है। तो अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ घंटे, कुछ पल उसी बेबाकी, उसी बेशर्मी से लगा दीजिए। बाकी तो कृष्ण ने कहा ही है कि तुम कर्म करो, फल मैं दे दूंगा। अगर आप बेबाकी और बेशर्मी करेंगे अपने पढ़ाई के साथ उस तरीके से जिस तरीके से आज के लोग प्रेम में बेबाकी दिखाते हैं, बेशर्मी दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है कृष्ण आपको फल जरूर देंगे। हिंदी सारथी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें अपना सुझाव लिखकर कमेंट में भेज सकते हैं। धन्यवाद। रात के आखिरी पहर से समय है 2:36